हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों मीन्स ये राजन जो पवन सीरीज आपकी है उससे क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो आज तीसरी क्लास है। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक भाव, एक अथवा अनेक होने का बोध, उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर से एक बार देख लेते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है। मतलब जैसे कोई शब्द है, जैसे कहा गया दोनों, ये कहा गया कि दोनों, या कहा गया 2 वस्तुओं, तो इसमें 2 वस्तुओं कहा गया है बहुवचन। जैसे राम अकेला है, एक आ गया राम। या फल कहा गया, तो फल जैसे आम का फल है तो एक है। ये बहुत सारे फल हैं, तो मतलब बहुवचन। जिस शब्द से एक का बोध हो एक वचन, जिस शब्द से बहुत सारे फलों का बोध हो या बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो वो बहुवचन। तो वही बात कही गई कि शब्द का वह रूप जिसमें उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लिंग की परिभाषा दीजिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्द से जिससे नारी और पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। मीन्स जितनी भी वस्तुएं जो भी हम आसपास देखते हैं ये दोनों में ही किसी में, या तो पुरुष या तो स्त्री। जैसे दोस्तों हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि निर्जीव वस्तुओं की भी लाइट चली गई, तो ये स्त्री के उसमें हमने बहुत मतलब सेंटेंस बोला गया है। यहाँ हवा चल रही, ये भी स्त्री। इसी तरह दोस्तों मतलब पुरुषवाचक होता है, जैसे मतलब पुरुषों का स्त्री बोध हो रहा। नाम है, मान लीजिए जैसे राम है, ये सब पुरुषवाचक है। और भी सेंटेंस है, वहाँ बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों इस समय याद नहीं आ रहा। जैसे मिठाई है या फल बहुत मीठा है, मीठा शब्द पुरुष का बोध करा रहा, मिठाई स्त्री का। तो दोस्तों ये सब हैं, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन 2 प्रकार का होता है। पहला है शास्त्रवाचन, लाउड और ओरल रीडिंग। ओरल का मतलब दोस्तों जैसे कि जब हम लोग जैसे कक्षा में किसी बालक या छात्र से बोला गया कि खड़े हो जाओ, ये पाठ पढ़ो, तो यही दोस्तों ओरल रीडिंग, शास्त्र वाचन। दूसरा है मौन वाचन। मीन्स ये बोल दिया गया है कि भाई आप ये लाइन ढूंढ के बताओ कहाँ है इसमें, तो हम अपने मस्तिष्क में पढ़ते हैं, बोलते नहीं, तो यही है मौन वाचन। तो मौन वाचन को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका माना गया है दोस्तों कि मौन वाचन, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते और हम अपने दिमाग पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं। जैसे दोस्तों LSRW होता है, तो यहाँ पर लिसन होता है सुनना, स्पीक बोलना, रीडिंग पढ़ना, फिर है राइटिंग लिखना। सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों लिखना। मीन्स लिखने में दिमाग आपका कंसंट्रेट रहेगा, सुनने में कंसंट्रेट नहीं रहता है, सुन रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्पीकिंग बोलने में कंसंट्रेट रहेगा, तो ये भी सही है दोस्तों। लेकिन रीडिंग में भी कंसंट्रेट नहीं रहेगा, केवल आप पढ़ते चलेंगे सर। तो वैसे ही दोस्तों मौन वाचन भी बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का माना गया है, क्योंकि इस पर आपका पूरा माइंड कंसंट्रेट होता है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर शास्त्र वाचन है, तो ये भी दोस्तों शास्त्र वाचन भी अच्छा है, लेकिन बोलते हुए। अब मौन वाचन जैसे हम लोग आपस में देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि थोड़ा धीमे पढ़ो, तो ये बहुत बड़ा इस तरह पे होता है। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट माना गया है मौन वाचन को, और स्पीकिंग दूसरे नंबर पे आता है, राइटिंग चौथे नंबर पे आता है दोस्तों लिखना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शास्त्र वाचन किस प्रकार किया जाता है। अब भाई शास्त्र वाचन किस प्रकार किया जाता है, तो शास्त्र वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे। मतलब कोई चीज़ है, कहानी ही मान लीजिए लिखा है, कहानी है कोई, उसको
कोई छात्र खड़ा होकर पढ़ रहा, तो ये हो गया। जैसे कथावाचक का वाचन, फिर बालकों द्वारा एक एक कर किसी लिखित गद्यांश का वाचन, वही मैंने बताया दोस्तों, यह पद्यांश का पाठ। अब ये एक हो गया। दूसरे प्रकार का शास्त्र वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। मतलब दूसरा प्रकार का शास्त्र वाचन ये है, जैसे छोटे बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ए फॉर एप्पल तो सभी एक साथ बोलते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब। तो ये दोस्तों बहुत सारे हुआ, ये दूसरा प्रकार है, इसमें सब एक साथ बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना किसी को आवाज या धुन से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है, यही है मौन वाचन। मौन वाचन है, यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है, मीन्स दोनों विपरीत है। भाई उसे बोल के पढ़ा जा रहा है, इसे मौन, तो विपरीत हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने हैं उनमें। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, मीन्स जब कई शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य बन जाता है पूरा। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किया जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद क्रम का क्या अर्थ है। तो शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। भाई पद क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग को क्लास में रोल नंबर जो अलाट होता है, ये एक हिसाब से पद क्रम है, वही बात है दोस्तों। सही क्रम मतलब अल्फ़ाबेट से होता है वहाँ, तो यही चीज़ है दोस्तों, शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने का। यहाँ वाक्य बनाना है आपको, तो पहले जैसे सब्जेक्ट करता है, फिर क्रिया है, फिर ऑब्जेक्ट आए दोस्तों, इस तरह दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर से देखते हैं इसको दोस्तों। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या हुआ, तो ये भैया सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य दोनों को मिला हुआ रूप होता है, तब बनता है संयुक्त वाक्य। मीन सरल वाक्य, मिश्रित, तीन प्रकार के वाक्य हैं जैसे बताया गया, कल ही क्लास में बात हुई थी इस पर दोस्तों। तो जो सरल और मिश्रित दोनों को मिला के होता है वो होता है संयुक्त। तो वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, मतलब किसी पे ये निर्भर नहीं होते, किसी पे इनके खुद में एक विशेष अर्थ होता है दोस्तों। तो यही संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित वाक्य का अर्थ है, तो वाक्य में एक मुख्य व उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य, तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे बताया दोस्तों, इससे आप समझ लीजिए, अगर परिभाषा से न समझ में आए हो तो। डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये दोस्तों मिश्रित वाक्य है। अब व्यूह का विलोम शब्द क्या है, तो इसके विलोम शब्द दो होते हैं व्यूह के, एक होता है अव्यूह, एक होता है दोस्तों निव्यूह। एक होता है निव्यूह, दूसरा होता है अव्यूह, व्यूह का विलोम शब्द। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है भैया देखो, इसमें बहुत सारे हैं दोस्तों। मैंने कहा होगा, कहा होगा, तो ये संदेह वाचक वाक्य है, पता नहीं क्या कहा होगा। सरल वाक्य भी मैंने कहा होगा, साधारण वाक्य है, संदेह बोधक वाक्य है, अनिश्चय वाचक वाक्य है, वाचक है। भूतकाल भी दोस्तों, मतलब जो बीत गया, मैंने कहा होगा मतलब कहा होगा कि जो बीत चुका। तो इसमें बहुत प्रकार के वाक्य निकल के आ रहे हैं दोस्तों। ऑब्लिक लगा है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑब्लिक का मतलब दोनों में से कोई, अब इनमें में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। फिर उनमें इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मैंने बताया दोस्तों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो उनमें में जो उपसर्ग उद्धन्मेष, तो उनमेष हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है, तो इसे चक्रपाण या चक्रधारी या चक्रधार कहते हैं दोस्तों। तीनों में से कोई, चक्रपाण, चक्रधारी या चक्रधार, तीनों बोल सकते हैं दोस्तों जिसके हाथ में चक्र हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो, मतलब तुरंत सोच ले, कोई घटना बताई गई उस पर तुरंत वो रिजल्ट बता दें, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो भैया ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति, या मतलब इसे और भी बोल सकते हैं प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति, और यही है दूसरा प्रत्युत्पन्न मति।
फिर है वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह होता है दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव, जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वैसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर कंधी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कंगती या कड़कती, कंधी का तत्सम शब्द कंगती या कड़कती। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, मीन्स जो पर्वत है उसके ऊपर जो बराबर समतल बराबर, जैसे पूरा पर्वत चढ़ गए हैं, उसके ऊपर जो सबसे हिस्सा है उसकी बराबर की भूमि, समतल भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो इसे कहते हैं आदित्य का, आदित्य का। फिर प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो भैया इसमें कई समास होता है, कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्री भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुब्री या तत्पुरुष। या का मतलब होता है या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं दोस्तों, मीन्स तीनों हो सकती हैं। लेकिन जैसे बहुविकल्पी में आया तो वहाँ कौन सा है, तो ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो वही हो जाएगा सही। फिर राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम का घर दूर है। भाई इसमें बताया जा रहा है कि जैसे आप हैं विद्यालय में तो वहाँ से किसी को बताया गया कि इस छात्र का घर दूर है, तो यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, उस कॉलेज से उसके घर का संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही है कि राम का घर दूर है तो संबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों ये है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव अर्थ निकलता है उस सेंटेंस से, वाक्य से, और अकर्मक क्रिया में नेगेटिव अर्थ निकलता है दोस्तों। इस भाई वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं दोस्तों। फिर है अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मनहु रोज तरंगनी बाड़ी, में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं गया, सेंटेंस से पता चला मुझसे उठा नहीं गया तो एक भाव निकला, भाववाच्य। वह बहुत देर से रो रहा, भाव दोस्तों भाववाच्य। फिर दोस्तों काला सागर में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भैया व्यक्तिवाचक। अब कैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कल ही बात हुई थी दोस्तों, जिससे व्यक्ति स्थान जाति का बोध हो संज्ञा कहलाती है। तो इसमें जैसे अभी बोला जाता सागर, कौन सा सागर पता नहीं, तो ये हो जाती जातिवाचक। अब यहाँ पर नाम दे दिया गया काला सागर, तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दोस्तों चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास तो यहाँ नहीं होगा दोस्तों, 100% यहाँ दोस्तों द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध, जैसे चौराहा चार राहों का समूह। फिर दोस्तों संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों ये है सम। उपसर्ग मैंने बताया दोस्तों हमेशा शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है शब्द के पीछे लगता है, तो सम शब्द जो हो जाएगा ये उपसर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुष्ट का तद्भव शब्द क्या है, तो सुष्ट का जो तद्भव शब्द हो जाएगा सोंठ हो जाएगा, सोंठ। आपने सुना भी होगा दोस्तों सोंठ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।